ओके, आओ भाई आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। अच्छा किया ब्रेक कर ली, थोड़ा एक वो फ्रेश हो गया। हाँ, ऑल राइट। जो अगला आज जो हम कवर करेंगे, हमारे पास अच्छे टाइम में वी आर डूइंग कवरिंग द थिंग्स डेट इज कंसंट्रेशन ड्रिवन प्रोसेसेस। तो हम दो तरह के प्रोसेसेस को कवर करेंगे। वन इज प्रेशर ड्रिवन इस कोर्स में एंड द अदर इज कंसंट्रेशन ड्रिवन। तो कंसंट्रेशन ड्रिवन, वैसे तो तीन तरह के प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन वी आर वर्किंग मेनली ऑन पर वेपोरेशन एंड गैस सेपरेशन, एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी विल ट्राई टू कवर दीज प्रोसेसेस। अच्छा, ये जो प्रोसेसेस हैं, इसमें आपको नजर आएगा कि बहुत सारी चीजें हम रिकैप कर रहे हैं। रिकैप क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने मटेरियल्स को भी डिस्कस कर लिया है, हमने मेम्ब्रेन सिंथेसिस कैसे होती है वो भी कवर कर लिया है, और आज हमने ट्रांसपोर्ट को भी कवर कर लिया। तो मोर और लेस दीज आर सेम थिंग्स दैट वी विल बी कोरिलेटिंग कि ये जो मेथड्स है, ये जो मॉडल्स है, इनको किस तरह के प्रोसेस में हम यूज करते हैं। गैस सेपरेशन वी नो कि इट इज अ प्रोसेस विच इज वाइडली यूज, बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है। इसमें एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, किस तरह के मिक्सचर्स हैं जिनको हम सेपरेट करते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो नेचुरल गैस में से CO2 की सेपरेशन, बायोगैस में से CO2 की सेपरेशन या CO की सेपरेशन, और नाइट्रोजन फ्रॉम सिन गैस में से नाइट्रोजन। सिन गैस सेपरेशन वो एक अलग सेपरेशन है, और नाइट्रोजन सेपरेशन फ्रॉम, ये क्यों बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट सेपरेशन है, बहुत फ्यूचरिस्टिक सेपरेशन है। क्यों? ऐसा कौन सा मिक्सचर है जहां पे हमें, हाँ ये कोई नहीं बोल रहा था, फ्लू गैस। हाँ, जो सीमेंट इंडस्ट्री, पावर प्लांट में से जो गैस निकलती है, उसमें ऑक्सीजन, एयर में से ऑक्सीजन तो ज़ाहिर है कंबस्शन में यूज हो जाती है, लेकिन जो बाकी नाइट्रोजन है और CO2 डेट इज प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन, उसकी सेपरेशन। तो CO2 वी नो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, तो वी वांट कि हम CO2 को कैप्चर कर लें। और कोविड के दिनों में एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन थी हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन सेपरेशन फ्रॉम एयर। तो एयर में मेनली ऑक्सीजन होता है, और ठीक है, तो सेचुरेटर्स या वैसे वेंटिलेटर्स या जो ऑक्सीजनेटर्स, तो एयर में से ऑक्सीजन नाइट्रोजन की सेपरेशन या एयर ऑक्सीजन की एनरिचमेंट। तो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस जो कि मेनली इंडस्ट्रियली यूज होती हैं फॉर गैस सेपरेशन। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैस सेपरेशन, तो इसकी जो एक जेनेरिक फ्लो डायग्राम है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि सिंस दिस इज अ प्रेशर ड्रिवन प्रोसेस, तो हम क्या चाहते हैं कि ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम हो। तो ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम करने के लिए हम गैस जो है उसको पहले कंप्रेस करते हैं। कंप्रेसर से क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। देन वी हैव मेम्ब्रेन, on one side we have permeate, on the other side we have retentate। और जो permeate है, जो हम ड्राइविंग फोर्स इसको मैक्सिमाइज करते हैं बाय प्रेशराइजिंग ऑन द फीड साइड एंड हैविंग अ वैक्यूम पंप ऑन द permeate साइड। तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होगा, एज अ रिजल्ट डेल्टा पी ज्यादा होगा और हमारा फ्लक्स ज्यादा होगा। अब एक मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई भी गैस है, लेट्स से मीथेन और CO2, हमारे पास यहाँ पे मीथेन है और CO2 है, 50% CO2 है, 50% मीथेन है, और हमारे पास एक परमिएट साइड है और एक रेटेंटेट साइड है। अब नॉन पोरस मेम्ब्रेन है, तो सेपरेशन कैसे होगी? सॉल्युबिलिटी, या अब आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन डिफ्यूजन। हाँ, जो मैकेनिज्म है डेट इज एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन
डिसऑर्प्शन। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक आपके पास चॉइस है पॉलीमर ए, जिसमें CO2 की एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, डिसऑर्प्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे आपके पास CO2 आएगी। और एक पॉलीमर है पॉलीमर बी, जिसमें मीथेन की एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन और डिसऑर्प्शन ज्यादा है, तो यहाँ आपके पास मीथेन आएगी। आप इसमें से किसको सेलेक्ट करोगे? अच्छा, ये वजी को शायद पता होगा, मैंने आपसे कहीं कोर्स में भी ये पूछा होगा, अगर आपको याद है, आई डोंट नो कि नहीं। डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, बिल्कुल। तो नेचुरल गैस, हम नेचुरल गैस को सेपरेट कर रहे हैं। विच वन इज द वैल्यूएबल कंपोनेंट? नेचुरल गैस नहीं, नेचुरल गैस के तो अंदर ये दोनों है, CH4, मीथेन। Which one is undesirable component which we want to separate out? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये सवाल इतना आसान है नहीं जो कि आपको लग रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सी मेम्ब्रेन यूज करेंगे? हाँ, फीड में ये 50 है, ये भी 50 है, तो मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब अगर एज मेम्ब्रेनोलॉजिस्ट मैंने यहाँ पे डिसीजन करना है, मैंने दो मेम्ब्रेन्स, मैंने मटेरियल को सिलेक्शन करनी है, ज़ाहिर है सबसे पहले मटेरियल सिलेक्ट करूंगा, देन आई विल मेक अ मेम्ब्रेन। तो इनमें से दोनों में से एक मैं चॉइस करना चाहता हूँ, और मैं इन दोनों में से एक चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मीथेन, बिकॉज मीथेन इज वैल्यूएबल कंपोनेंट, है ना। हम चाहते हैं उसको परमिएंट में कलेक्ट कर लें, और जो रिटर्न डेट है उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जवाब गलत है, हाँ, तो यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लेकिन क्यों? अच्छा, इसको और आसान कर देते हैं, दोनों की सिलेक्टिविटी 100% है, दोनों मटेरियल्स की, कि जब हम मीथेन फिलिंग करते हैं तो 100% हमें प्योर मीथेन मिलती है। जब हम इसको CO2 फिलिक मटेरियल यूज करते हैं तो हमें 100% CO2 यहाँ मिलती है, और वाइस वर्सा, है ना। अगर हमें यहाँ 100% मीथेन मिलेगी, तो यहाँ 100% CO2 रिटर्न डेट में मिलेगी। आपने कहा मीथेन, लेकिन मैं कह रहा हूँ मीथेन नहीं। और अगर नहीं तो क्यों? अगर मीथेन नहीं होगी तो इट मींस मेरी चॉइस है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर वो चॉइस है तो क्यों? सोचो। साइज डिफरेंस, जब सेपरेशन 100% हो रही है तो ना साइज मैटर करता है ना सॉल्युबिलिटी में करती है। हाँ, डिफ्यूजन सॉल्युबिलिटी, परमिबिलिटी पे और सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं, वो मैं कह रहा हूँ सेम। हाँ, शाबाश, लेकिन क्यों? सेम है, हर चीज मैंने सिंप्लीफाई कर दी ना। मैंने आपको कहा सॉल्युबिलिटी, परमिबिलिटी, डिफ्यूजन, हर चीज सेम है। एक मटेरियल यूज करते हो तो बस मीथेन आ जाती है, बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स जो है हमने डिस्कस की। दूसरा मटेरियल यूज करते हो तो CO2 आ जाता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको इस तरह देखिए, इसको देखो, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे एक फीड आ रही है और यहाँ रिटेन हो रही है। मैंने कहा ना 100% यहाँ है मीथेन, 100% यहाँ CO2। जब CO2 फिलिक लेते हैं तो 100% यहाँ CO2 मिलती है, 100% यहाँ पे मीथेन मिलती है। एक और मौका। हाँ, 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 बिल्कुल डिपेंड करेगा। यहाँ पे एफिनिटी मीथेन की ज्यादा है तो मीथेन आ गई, यहाँ एफिनिटी।
इसी तरह का ही जवाब है। हाँ हाँ, लेकिन वैक्यूम पंप क्यों कम करना पड़ेगा? सेम 50-50 है, आधी वो है आधी वो है। वॉल्यूम उतना ही यहाँ पे वैक्यूम को यूज करना पड़ रहा है, उतना ही। वैक्यूम के बजाय प्रेशर की कोई रीजन है? चलो हिंट देता हूँ। अच्छा, वो भी सेम है, कॉस्ट भी सेम। हाँ, क्यों? नहीं नहीं, देखो, अच्छा, थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ। प्रेशर जो है, अच्छा थोड़ा हिंट इसको आपको और आसान बनाता हूँ। हमें नेचुरल गैस यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है? घरों में, ठीक है। सर्दियों में क्या मसला हो रहा था? हमारे घर आज भी इशू हो रहा है। रोज मुझे सुबह उठ के दोबारा मैं देखता हूँ वो गैस बंद हुई होती है। गैस का, प्रेशर का, है ना? तो इट मीन्स के कोई प्रेशर का बहुत बड़ा इशू है। पीछे से हम हाई प्रेशर गैस आ रही है, वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो रही है, प्रेशर लॉसेस हो रहे हैं। अब हाई प्रेशर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? SNGPL वाले मुल्तान में इतना बहुत बड़ा कंप्रेसर का स्टेशन लगा हुआ है। लो प्रेशर गैस आती है, उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हैं, 40 बार, आई डोंट नो कितना होता है, 40-50 बार प्रेशर करते हैं। इतना मैंने इतना हिंट दे दिया। अब अगर हाँ, तो प्रेशर जो है वो गिरेगा नहीं, हमारा वो जो प्रेशर दिया होगा वही आगे फ्लो करेगा। आगे यहाँ पे कम हो जाएगा। इतना हमने महंगे कंप्रेसर का मुल्तान में स्टेशन लगाया, हमने उसको इतनी एनर्जी यूज की, इतना महंगा, हमने 40 बार तक प्रेशर किया। फिर हमने मीथेन को अगर हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमने वैक्यूम से उसको 0 बार तक ले आए। सेपरेशन तो होगी लेकिन 0 बार। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, फिर 40 बार पे उठा के लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम मीथेन को यहाँ CO2 यहाँ पे ले रहे हैं, फजूल गैस है, बिल्कुल 1 बार पे आ जाए, इट्स फाइन, हमने उसको जो भी उसके साथ करना है। लेकिन यहाँ पे हम रिटर्न डेट में जब मीथेन आ रही है, तो एग्जैक्टली जिस प्रेशर पे आ रही थी उसी प्रेशर पे आगे आ रही है, ठीक है। तो ये वो छोटी सी चीज थी। आपको कैसे याद है? ये मैंने सवाल पहले मेरे ख्याल कोर्स में भी पूछा हुआ रह क्या क्या था। ठीक है, तो हमेशा जब भी मेम्ब्रेन मटेरियल की चॉइस करनी है, तो इन चीजों को भी हमने देखना है। लैब के अंदर तो बिल्कुल नहीं इशू, लेकिन जब आप लिखोगे, काम करोगे, तो इतना अच्छा काम किया होगा, 1-1.5 साल के बाद रिव्यूअर जो है उसको रिजेक्ट कर देगा कि आपने इतना ज्यादा काम किया, लेकिन क्या इसकी कोई प्रैक्टिकलिटी है कि इंडस्ट्री में? तो कभी ये कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा हमें कोशिश करनी है। एंड सेम गोज विथ पर वेपरेशन। आपने सोचना है कि पर वेपरेशन में कौन सी मेम्ब्रेन यूज करूं मैं, एथेनॉल फिलिक या वाटर फिलिक। पोरस मेम्ब्रेन हम इसमें यूज नहीं करते गैस सेपरेशन में, बिकॉज विस्कस फ्लो में तो सेपरेशन ही नहीं होती, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके पास करते हैं। नुटसन फ्लो में कुछ सेपरेशन होती है, बिकॉज पोर साइज पे डिपेंड करता है सेपरेशन, लेकिन स्टिल एज कंपेयर टू सोल्यूशन डिफ्यूजन हमारी सिलेक्टिविटी बहुत लो होती है। तो वी नॉर्मली डू नॉट यूज इट बिकॉज ऑफ लो सेपरेशन, ओनली वन इन डिस्टिल्ड सेपरेशन, 238 और 235 की सेपरेशन। नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स क्या मैकेनिज्म होगा? सोल्यूशन डिफ्यूजन, हाँ, यस, एग्जैक्टली, सोलबिलिटी और डिफ्यूजन बेस्ड डिवाइडेड बाय थिकनेस। अब जो गैस सेपरेशन मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर प्लास्टिसाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और प्लास्टिसाइजेशन क्या होती है? हाँ हाँ, मेम्ब्रेन स्वेलिंग होती है। क्यों होती है? क्यों क्यों वजह? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी या सोलबिलिटी, है ना? मेम्ब्रेन की सोलबिलिटी, अगर ये जो 3 स्टेप प्रोसेसेस थे, इस पे जो फर्स्ट स्टेप है, यस, ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन बहुत ज्यादा होगी तो मेम्ब्रेन
स्वेल कर जाएगी, मेम्ब्रेन स्वेल करेगी तो अंदर फ्री वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब फ्री वॉल्यूम बढ़ेगा तो परमेबिलिटी या जो डिफ्यूजन है ये इंक्रीज हो जाएगी। यस, इवेंचुअली परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सिलेक्टिविटी डिक्रीज होगी, बिकॉज जो अदर कंपोनेंट हैं उसको भी फ्री वॉल्यूम मिल जाएगा पास होने के लिए। तो प्लास्टिसाइजेशन इज समथिंग जो कि हमने हमेशा इसका ख्याल करना होता है। सेम गोज विद परवेपरेशन। परमेबिलिटी को अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत क्लियर ट्रेंड है। ये जो ऊपर 5, पहला दूसरा 5 पॉलीमर्स हैं, ये सारे रबरी पॉलीमर्स हैं, और नीचे सारे पॉलीमर्स हैं ग्लासी, और सारे के सारे नॉन पोरस मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, एक्चुअल डाटा है ये डिफरेंट पॉलीमर्स का। तो ग्लास रबरी पॉलीमर्स की हमें क्या नजर आ रहा है? परमेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज rubbery polymers are highly flexible polymers. They have high free volume, they have high diffusion. लेकिन रबरी पॉलीमर्स जिनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम है, इनकी परमेबिलिटी ज्यादा है लेकिन इनकी सिलेक्टिविटी कम है। ग्लासी पॉलीमर्स में चूंकि रिजिड पॉलीमर हैं तो इनकी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ज्यादा है, परमेबिलिटी बहुत कम है। सिलेक्टिविटी वहां पे 2 थी, यहाँ पे 64 है। ठीक है, और परमेबिलिटी इज व्हाट? हाँ, लेकिन हाँ, परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, है ना, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि रबरी पॉलीमर्स टीजी कम, फ्लेक्सिबल ज्यादा, परमेबिलिटी ज्यादा। ग्लासी पॉलीमर, रिजिड पॉलीमर, परमेबिलिटी कम। ठीक है, तो बाकी अगेन वही चीजें हैं। डिफ्यूजन डिपेंडेंट है, गैस सेपरेशन, सॉल्युबिलिटी डिपेंडेंट है, डिफ्यूजन साइज डिपेंडेंट है। जितना छोटा साइज होगा डिफ्यूजन फास्ट होगी। सॉल्युबिलिटी भी साइज डिपेंडेंट होती है, जितना साइज ज्यादा होगा हमारा और मेम्ब्रेन हमारी, सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। मेम्ब्रेन्स, आप मुझे बताओ कि मेम्ब्रेन्स, गैस सेपरेशन की मेम्ब्रेन्स किस तरह बनेंगी और उनकी क्या मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए? डेंस मेम्ब्रेन होंगी। कैसे बनेंगी? नॉन पोरस मेम्ब्रेन होंगी। स्ट्रेचिंग से बनेंगी, टेम्पलेट लीचिंग से बनेंगी, फेज इन्वर्जन से बनेंगी, या एवेपोरेशन से बनेंगी, या इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन से बनेंगी, या स्पिन कोटिंग, डिप कोटिंग, ऐसे कोई भी मेथड जिनके थ्रू हम कोटिंग कर रहे हैं, या हम कंपोजिट मेम्ब्रेन हमेशा गैस सेपरेशन में यूज होती हैं। ठीक है, और ये भी मैं आपको पहले ही वो बता चुका हूँ सेपरेशन में कि हम गैस सेपरेशन में आम तौर पे हम क्या करते हैं, ऊपर एक और लेयर कोट करते हैं जिसको हम सीलिंग लेयर कहते हैं, टू कवर द डिफेक्ट्स। क्योंकि गैस सेपरेशन बहुत मुश्किल सेपरेशन होती है, हमेशा हमारे पास डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो इन डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए हम एक सीलिंग लेयर कोट करते हैं। और ये जो सीलिंग लेयर है ये हाईली परमिएबल मटेरियल की होती है, बिकॉज अगर हाईली परमिएबल मटेरियल की नहीं होगी तो हम अपनी थिकनेस इंक्रीज कर देंगे। थिकनेस इंक्रीज करेंगे तो हमारा फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, लेट से हम नहीं करते, हमने नॉन पोरस मेम्ब्रेन सपोर्ट बनाई, ऊपर हमने डिप कोटिंग इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन कर ली, क्या नुकसान होगा? बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहां से भी रेजिस्टेंस और यहां से भी रेजिस्टेंस मिलेगी। हाँ, व्हाट वी वांट कि नीचे हमें बिल्कुल रेजिस्टेंस ना मिले, इस तरह की ओपन मेम्ब्रेन हो। टॉप पे हम चाहते हैं कि 1 माइक्रोमीटर की बस सिर्फ थिकनेस हो, ताकि जब हम फ्लक्स निकालें तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 1, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अगर हम नीचे सपोर्ट नॉन पोरस होगी
यहाँ पे 1 प्लस इसकी जितनी थिकनेस है 200 माइक्रोमीटर है, तो 1 प्लस 200 हमारा फ्लक्स उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं या कंपोजिट मेम्ब्रेन यूज करते हैं। एसिमेट्रिक फेज इन्वर्जन से, कंपोजिट डिप कोटिंग, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, प्लाज्मा पॉलीमराइजेशन, स्पिन कोटिंग। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड बी डिफेक्ट फ्री, मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सपोर्ट में मैक्रोवाइड्स नहीं होने चाहिए, मैक्रोवाइड्स वीक स्पॉट्स होते हैं। और मैस ट्रांसफर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इजीली पास करने देना चाहिए। अब लास्ट थिंग आई थिंक अबाउट गैस सेपरेशन बिफोर वी मूव टू परवेपोरेशन। परवेपोरेशन भी गैस सेपरेशन की तरह का ही प्रोसेस है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। कोई भी प्रोसेस है, ये मैं गैस सेपरेशन के लिए आपको बताऊंगा, लेकिन आपने इसको एज्यूम करना है ये हर मेम्ब्रेन के प्रोसेस के लिए। मैं पहले लेक्चर से ही बात करता आ रहा हूं कि मेम्ब्रेन सेपरेशन में ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन permeability and selectivity. So what happened in 1991, way back in 31 years ago, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक प्रोफेसर थे रॉबिन्सन। उन्होंने क्या काम किया, उस जमाने में गैस सेपरेशन के ऊपर बहुत काम हो रहा था। उन्होंने जितने पेपर्स तब तक पब्लिश हुए हुए थे, जितने पेटेंट्स हुए हुए थे, उन सारे मटेरियल्स की को लिया, पेपर्स को फरोला, और उन मटेरियल ए बी सी डी जितने मटेरियल थे उनकी परमेबिलिटी और सिलेक्टिविटी को एक टेबल में कंपाइल किया। और किसी भी एप्लीकेशन के लिए, लेट से CO2 और CH4 सेपरेशन है, तो उन्होंने, हमने अभी कहा कि CO2 CH4 सेपरेशन में वी वांट CO2 परमेबिलिटी टू बी हाई, तो परमेबिलिटी ऑफ CO2 और सिलेक्टिविटी ऑफ CO2 बाय CH4। तो उन्होंने जितने पॉलीमर्स थे, हजारों पॉलीमर्स तब तक टेस्ट हो चुके हुए थे या मटेरियल्स, उन्होंने उनको समराइज किया और फिर एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन परमेबिलिटी एंड ऑफ CO2 और सिलेक्टिविटी ऑफ, नहीं, परमेबिलिटी YX, selectivity of CO2 by CH4 and permeability of CO2। जब इन्होंने इन दोनों के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया तो मटेरियल ए यहाँ पे था कि मटेरियल ए की परमेबिलिटी इतनी थी, सिलेक्टिविटी इतनी थी। मटेरियल बी यहाँ पे CDEFGH, इस तरह उन्होंने हर मटेरियल को पॉइंट, हर अब हमने कहा ना हर मटेरियल की कोई एक पॉलीमाइड की CO2 की परमेबिलिटी फिक्स्ड है बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, पॉलीमाइड की सिलेक्टिविटी फिक्स्ड है। तो हर मटेरियल की उन्होंने परमेबिलिटी और सिलेक्टिविटी को प्लॉट किया, एंड देन ही फाउंड आउट कि अगर इस सारे डेटा को मैं प्लॉट करता हूँ तो जितने पॉलीमर्स हैं उनके ऊपर मैं एक इस तरह की एक लाइन लगा सकता हूँ। इन सब का डाटा कुछ इस तरह का उनके पास आया कि मैं ना इसके ऊपर एक लाइन नेगेटिव स्लोप की लगा सकता हूँ। जब उन्होंने इनऑर्गेनिक्स, सेरेमिक्स, मेटल्स, इनको जब चेक किया तो ही फाउंड आउट कि इनकी परफॉर्मेंस यहाँ थी, जियोलाइट, इनकी परमेबिलिटी और सिलेक्टिविटी ज्यादा थी। So he concluded, they concluded that there is a trade-off between permeability and selectivity for all polymers. Polymers that have high selectivity have less permeability. Polymers that have high permeability have less selectivity. So what he said, ये उन्होंने एक नेगेटिव स्लोप की लाइन लगाई, एंड ही सेड कि अगर 1991 की ये, एंड ही कॉल्ड इट अपर लिमिट या अपर बाउंड, एंड ही सेड कि इफ द मेम्ब्रेन्स आर टू compete with absorption, जो competing टेक्नोलॉजीज हैं, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था
distillation, absorption, adsorption. तो membranes, this green is the commercially attractive region या this region जिसके अंदर इनऑर्गेनिक्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक्स हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज हाई कॉस्ट एंड सो कॉल्ड एग्जैक्टली. तो ही सेड कि दिस इज द टारगेट रीजन फॉर membranologists, membrane researchers. Try to come up with materials, try to come up with membranes that show simultaneously high permeability and simultaneously high selectivity and cross this upper bound. ठीक है, फॉर एनी एप्लीकेशन. ये CO2CH वो है, आप ये भी कर सकते हो. उन्होंने हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और CO2 हर गैस पेयर के लिए उन्होंने एक नया बनाया. तो 1991 के बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया में ये टारगेट बन गया रिसर्चर्स का कि हम मटेरियल्स को, नए पॉलीमर्स डिस्कवर करें, मटेरियल्स को मॉडिफाई करें. एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसको हमने कहते हैं MMM, मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन. कि अगर हम इनऑर्गेनिक्स को, अगर हम इस इनऑर्गेनिक को इस पॉलीमर के साथ मिला दें तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, somehow it will, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर ले आएंगी. फिर आयनिक लिक्विड्स 1999 के बाद आयनिक लिक्विड्स के ऊपर काम शुरू हो गया, क्योंकि आयनिक लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि अगर हम अच्छा एनाइन, अच्छा केटाइन सेलेक्ट करें. आयनिक लिक्विड इज सिंपली अ केटाइन एंड ऑर्गेनिक cation, organic anion mixed together so that it forms a liquid at आयनिक बॉन्ड बनाए जो कि लिक्विड हो रूम टेम्परेचर के ऊपर. अगर हम सही केटाइन और सही एनाइन सेलेक्ट करें तो आयनिक लिक्विड्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. तो हाउ अबाउट हम मेम्ब्रेन्स बनाए पोरस, उसके अंदर आयनिक लिक्विड को फिल कर दें, सपोर्टेड आयनिक लिक्विड मेम्ब्रेन्स. फिर हमारे 2 PhD मंजर उस्मान, उन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया. उन्होंने क्या किया, आयनिक लिक्विड को रिप्लेस कर दिया डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट से. पोरस मेम्ब्रेन्स बनाई, डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट से फिल किया. डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट्स भी इसके प्रिकर्सर अगर सही सिलेक्ट करें तो वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. तो 1991 में ये बहुत बड़ी एक समझ लो एक चीज एक आई, और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू किया. जाहिर है एक टारगेट मिल गया. इन 2008, 17 ईयर्स के बाद, 17 ईयर्स में दुनिया ने बहुत काम किया. उन्होंने दोबारा पेपर्स, 17 साल के पेपर्स का डाटा दोबारा लिया और उन्होंने देखा कि वाकई लोग जो हैं वो नए नए मटेरियल बनाना शुरू हो गए. उन्होंने क्या किया, एक और लाइन खींच दी. ये 1991 की लाइन है, ये आ गया 2008 का अपर बाउंड. और अब कहा कि अब आप लोगों का ये टारगेट है, इससे भी बेहतर मेम्ब्रेन बनाओ जो इससे ज्यादा परमिएबल और सेम टाइम हाईली सिलेक्टिव हो. ठीक है, तो अब क्या हो, 2008 के बाद लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, मेम्ब्रेन्स बनाई, उसको टेस्ट किया. अगर तो उसकी रिजल्ट्स यहाँ पे थे तो उसको सिर्फ इसके साथ प्लॉट करना शुरू कर दिया. अगर उसके रिजल्ट वाकई बेहतर थे तो फिर इसको खत्म करके यहाँ पे प्लॉट करना शुरू कर दिया. एक थोड़ा स्मार्ट वे यूज किया. तो अब हर एप्लीकेशन, वेदर इट इज परवेपोरेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, हर एप्लीकेशन के लिए एक आपको इस तरह का अपर बाउंड मिलेगा किसी ना किसी पेपर में. लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करते हुए हर एप्लीकेशन के लिए टारगेट रीजन कि अगर हमने कमर्शियली अट्रैक्टिव मेम्ब्रेन बनानी है तो हाईली परमिएबल एंड हाईली सिलेक्टिव होनी चाहिए. हाँ बिल्कुल. मिसाल के तौर पे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक हमने, हमारी एक स्टूडेंट थी तहरीन, उन्होंने अभी रिसेंटली उनका पेपर पब्लिश हुआ, सेपरेशन नहीं, पता नहीं कौन सा सेपरेशन प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में शायद, या केमिक मेरा, हाँ आई थिंक सो. उन्होंने, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ मिलके काम किया. वहाँ पे एक प्रोफेसर है पीटर बर्ड,
पॉलीमर केमिस्ट है, उन्होंने 2005 में एक पॉलीमर डिस्कवर किया जिसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह सीढ़ियां होती हैं या लैडर होती है। इसका उन्होंने नाम दिया पिम, पॉलीमर ऑफ इंट्रिंसिक माइक्रोपोरोसिटी। व्हाट दे फाउंड आउट, जब उन्होंने इसको एनालाइज किया माइक्रोस्कोपिक या दूसरे मेथड से, तो उन्होंने कहा जहां पे ये लेडर फॉर्म हो रही है वहां पे होल्स जनरेट हो रहे हैं एंगस्ट्रॉम लेवल के। तो इस पॉलीमर की जब मेम्ब्रेन बनती है तो ये जो होल्स हैं ये इतने छोटे होते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे CO2 और CH4 को सेपरेट कर देते हैं और सिर्फ CO2 को पास होने देते हैं। प्लस इस स्ट्रक्चर की वजह से इसका फ्री वॉल्यूम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो होगा क्या, जब ये पॉलीमर यूज होगा मेम्ब्रेन में तो इसमें से डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, सिलेक्टिविटी भी रीजनेबल होती है। तो चूंकि परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और सिलेक्टिविटी भी ठीक होती है तो ये ऊपर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये एक पॉलीमर है जो कि बहुत ज्यादा यूज होने लगा। फिर लोगों ने क्या किया, पिम के अंदर जिस तरह हमने किया इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स ऐड करके इसको मजीद बेहतर, के परमेबिलिटी पहले ही ज्यादा थी, नैनो पार्टिकल के थ्रू करना। तो देर इज अ लॉट ऑफ वर्क जो के लोगों ने, और जो मैंने आपको एग्जांपल बताई आयनिक लिक्विड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपने रिसर्च करनी है तो मेक श्योर कि आप एंड पे अपने रिजल्ट्स को कोरिलेट करो, कंपेयर करो और प्लॉट करो। अब ये प्लॉट करना बहुत आसान है। ये जो पेपर है रॉबिसन का, उसमें उन्होंने क्या किया, हर सेपरेशन के लिए इसकी स्लोप दे दी हमें, जो इसकी m की वैल्यू है वो दे दी। तो स्लोप चूंकि दे दी तो हम एक्सेल के अंदर इजीली इसको रीड्रॉ कर सकते हैं और फिर जो अपनी परमेबिलिटी और सिलेक्टिविटी की वैल्यू है वो ऐड करके वी कैन सेल्फ असेस अवर सेल्फ कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं या किधर है। ठीक है, हमने भी यहाँ पे हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो रिसर्च थी वी फाउंड आउट कि हमने इसको ब्रेक किया बैरियर को। 2-3 या शायद प्रोबेबली ज्यादा, एटलीस्ट 2-3 हमारी थीसिस यहाँ पे हमने ऐसे किए। वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, और ये बिल्कुल सिमिलर है आपको लगेगा गैस सेपरेशन से, बिकॉज जो मेम्ब्रेन परवेपरेशन के लिए यूज होती है वो मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन के लिए भी यूज हो सकती है, और जो मेम्ब्रेन गैस सेपरेशन के लिए बनती है वही मेम्ब्रेन परवेपरेशन में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। Pervaporation is a process in which instead of gases we use liquid mixtures. Everything else is same. गैस मिक्सचर, जिस तरह ये गैस मिक्सचर है, इसके बजाय हम एक लिक्विड का मिक्सचर, लेट्स से एथेनॉल एंड वाटर, हम इसको यूज करते हैं। अब परवेपरेशन को हम यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे लिक्विड लिक्विड सेपरेशन चैलेंजिंग हो जाती है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे लिक्विड लिक्विड का जो मिक्सचर है वो एजियोट्रॉप बना देता है। एजियोट्रॉप क्या होता है, हाँ, जिनके बॉइलिंग ऐसी कंपोजिशन बन जाती है जिसपे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया ऐसा बन जाता है। आप सब लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ी होगी आई बिलीव। पॉसिबल, जब आप डिस्टिलेशन होती है तो कैसी होती है, पानी में से हमने कोई चीज रिमूव करना है, बॉइलिंग पॉइंट, अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये हमारा डिस्टिलेशन कॉलम है, तो वो जो चीज ज्यादा वॉलेटाइल है वो ऊपर टॉप पे आ जाएगी, जो चीज लेस वॉलेटाइल है, ऑयल है, तो वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। इसके वेपर्स आएंगे, वेपर्स को हम कंडेंस कर लेंगे और प्योर वाटर आ जाएगा। लेकिन अगर ये हमारी फीड ऐसी है कि इसमें जब हम इसको हीट करते हैं तो ऊपर वेपर्स वाटर के भी आ जाते हैं, एथेनॉल के भी आ जाते हैं, तो हाउ कैन वी सेपरेट इट। आमतौर पे क्या किया जाता है, इसके लिए एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूज होती है। ठीक है, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, एक थर्ड कंपोनेंट ऐड करते हैं, लेट्स से हेप्टेन, जो कि ये बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस को चेंज करता है। वो क्या करता है, वाटर या एथेनॉल में से एक के साथ उसकी सोलबिलिटी ज्यादा होती है, तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो अलहदा हो जाता है। फिर हम जो थर्ड कंपोनेंट है बाद में उसको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है उसको रिमूव करने के लिए।
एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन जाहिर है बड़ी एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्टिलेशन। क्यों? हम एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट ऐड कर रहे होते हैं। तो परवेपरेशन जो है इट इज द ऑल्टरनेटिव टू एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। परवेपरेशन में मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ थर्ड कंपोनेंट। So membrane has affinity with one of the two liquids that we want to separate. As a result, one of the two liquid becomes soluble in membrane and it passes through, and the third component does not pass through. दो तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो कि हम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो ये है कि हम फीड को मेम्ब्रेन में एंटर करें। मैकेनिज्म क्या होगा सेपरेशन का? अगर नॉन पोरस है तो solution diffusion, बिल्कुल zob। तो one of the component will zob, it will diffuse, and then on the downstream side we have vacuum pump, it will desob। ठीक है, तो feed permeate हमने, ये मैं आपको बताता हूँ इसका, और यहाँ पे हम retentate हम collect कर लेते हैं। अच्छा, जो दूसरा प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने वैक्यूम ना यूज करना हो तो हम एक स्वीप गैस या कैरियर गैस यूज करते हैं। कैरियर गैस का मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन, एक इनर्ट गैस जो कि बिल्कुल रिएक्शन ना करे या रिएक्ट ना करे। ये जो गैस है ये क्या करती है, ऊपर से हमारे पास फीड आती है, जो हमारी परमिएटिंग मॉलिक्यूल्स हैं उसको ये हाई प्रेशर से इसमें से पास होती हुई खींच के ले आती है। ठीक है, तो कैरियर गैस जो है इसका काम सिंपली ये है कि जो भी परमिएटिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये स्वीप करके उनको ये एज अ कैरियर ले आती है, एंड देन कंडेंस करते हैं। कंडेंस करने से ये होता है कि वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और जो गैस है वो अलहदा हो जाती है और दोबारा रिसाइकल हो जाती है। नॉर्मली पर वेपोरेशन में हम क्या करते हैं कि हम पार्शियल हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रोवाइड करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज अ ड्राइविंग फोर्स, ताकि जो हमारे वाटर और एथेनॉल है या ब्यूटेनॉल वाटर है, ये जो भी एजियोट्रॉप है वो वेपराइज हो जाए। अब वेपर्स की फॉर्म में आने की वजह से सेपरेशन तो नहीं हो पाएगी बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट सेम है, लेकिन वेपर्स में आने की वजह से अब मेम्ब्रेन के साथ जो उसकी एफिनिटी है वो मजीद इन्हांस हो जाती है। एज अ रिजल्ट मेम्ब्रेन ने सिर्फ एक तरह के वेपर्स को पास करना है। कौन से वेपर्स? आइदर एथेनॉल, अगर एथेनॉल फिलिक मेम्ब्रेन है, एथेनॉल की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो सिर्फ एथेनॉल पास होगा, अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो सिर्फ वाटर पास होगा। So we provide heating, provide partial heat of vaporization, and then vapors permeate, and then on the permeate side we have condenser। तो मेम्ब्रेन की एक साइड पे वेपर्स होते हैं और दूसरी साइड पे लिक्विड होता है। सो वी प्रोवाइड हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस केस में मैस ट्रांसफर भी होता है, हीट ट्रांसफर भी होता है। अगेन 3 स्टेप प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, डिसॉर्प्शन और वेपर लिक्विड इक्विलिब्रिया जो है इससे हमें ड्राइविंग फोर्स मिलती है। बाकी वही चीजें हैं कि इस केस में मैंने आपको बताया था दोनों कंपीटिंग परमिएटिंग मॉलिक्यूल्स कंपीट करते हैं। प्योर एथेनॉल पास करेंगे मेम्ब्रेन का फ्लक्स कुछ और होगा, प्योर वाटर पास करेंगे मेम्ब्रेन का फ्लक्स कुछ और होगा। वाटर और एथेनॉल दोनों मौजूद हों तो उसका फ्लक्स कुछ और होगा। पर वेपरेशन में भी प्लास्टिसाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल। मिसाल के तौर पे अगेन एक बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा हूं कि अगर हमारा फीड में 96% एथेनॉल है, 4% वाटर है, तो हम मेम्ब्रेन, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक हाइड्रोफोबिक जो कि एथेनॉल को पास करेगी और एक हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर को जॉब करेगी। हाइड्रोफोबिक एथेनॉल को जॉब करेगी, कौन सी यूज करनी चाहिए? हाइड्रोफिलिक। उसकी रीजन क्या है? हाँ, एक तो ये बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा ये है कि वाटर, अगर एथेनॉल फिलिक हम करेंगे तो एथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है, ये क्या करेगी?
स्वेलिंग, शाबाश। हाँ, प्लास्टिसाइज, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन और बहुत हाइड्रोफोबिक सरफेस यूज करेंगे तो ये प्लास्टिसाइज कर देगी। प्लास्टिसाइजेशन की वजह से क्या होगा? स्वेलिंग, स्वेलिंग की वजह से क्या होगा? हाँ, यस, परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन वाटर भी पास होने की वजह से सिलेक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से वाइस वर्सा हम यूज करते हैं। अगर हम हाइड्रोफिलिक यूज करनी हो तो जिस तरह जकावत आप हम उस दिन बात कर रहे थे, हाँ, तो अगर हम आयनिक लिक्विड हमने वाटर की उसकी ज्यादा है तो फिर हम यहाँ पे फीड हम चेंज कर देंगे, हम फिर हम वाटर ज्यादा कर देंगे और वाइस वर्सा। अच्छा, अच्छा, लास्ट थिंग, बैटरी भी इसकी तकरीबन खत्म होने वाली है, आखिरी स्लाइड है। तो परवेपरेशन के केस में अगर आप कुछ पॉलीमर्स को देखो तो हमारे वी कैन सी कि जो पॉलीमर्स ऐसे हैं जिनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी सिलेक्टिविटी बहुत एक्सट्रीमली हाई है, लेकिन उनके फ्लक्स कम है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अगेन व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स विल बी यूज? वी विल यूज डेंस मेम्ब्रेन, जिनको हम कंपोजिट मेम्ब्रेन यूज करेंगे या एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन यूज करेंगे। एक चीज जो कि